हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी मास सीरीज में, जिसके अंतर्गत आपको आपकी तैयारी को समग्र बनाने हेतु हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की जो बेसिक के साथ साथ करंट, आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी, सीसेट, प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें, इनका यूज करें, इनका फ़ायदा उठाएं और आने वाली 2023 और 24 के एग्ज़ाम में आप अपनी एग्ज़ाम में सफल होने का मार्ग प्रस्तुत करें। तो इसलिए इन्हीं उद्देश्यों से ये सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों। और इसमें हम करंट अफेयर के अंतर्गत हम मोस्टली मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं विजन की, और इसमें हम मई 2022 से ले रहे हैं। और मई 2022 को आज जो उसका जो लास्ट टॉपिक है उसको आज हम ख़त्म कर देंगे। एक तो स्कीम्स इन न्यूज़ और जो विभेद वाला पार्ट है, इसको ये प्री के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू इन वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इन वीडियो को आप विजन की मंथली मैगजीन में आपको ये बताया जा रहा है कि प्री और मेंस में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने की संभावना रहती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैगजीन आपको पढ़ाई जा रही है। आज हमारा स्कीम्स इन न्यूज वाले टॉपिक को देखते हैं कि कुछ स्कीम जो न्यूज़ में रही होगी मई मंथ के अंतर्गत। हम मई से लेकर के लगभग अप्रैल तक की, मार्च तक की मैगजीन पढ़ेंगे, फिर पेटी 365 भी पढ़ेंगे। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। मोस्टली कुछ चीज़ें कह नहीं सकते 100% चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि हमें जितनी ज़रूरत है एग्ज़ाम में प्री क्वालिफाई करने के लिए और मेंस में बड़े रैंक लाने के लिए, उतना डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। सबसे बड़ा पार्ट होता है डेटा अवेलेबल नहीं, उसको एग्जामिनेशन हॉल में यूज करना है। यूज पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको यूज कैसे करें, ठीक है ना। और वो सारी चीज़ें आती है दोस्तों प्रैक्टिस से। इसलिए आप डेली आंसर राइटिंग के लिए हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं, आप उनको डेली आंसर राइटिंग करें, है ना। फिर उसका आंसर आपको भेजें। हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप भी है, उसमें हम आंसर कॉपी चेक भी करते हैं। जिनकी कॉपी चेक आती है उनकी कॉपी चेक करके हम भेज देते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अच्छे लग रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों की कॉपी अभी बची हुई है, तो उनको जल्दी हम चेक करके भेज देंगे। तो इसी चीज़ में अब आगे बढ़ें। एक योजना है जो बहुत पुरानी है हालांकि, लेकिन चूंकि हाल में कुछ चेंज किया गया है, एक छोटा चेंज किया गया, इसकी वजह से हाईलाइटेड रही है, इसलिए एक बार थोड़ा सा इसको जरूर देख लेना। योजना है संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MPLAD योजना बोलते हैं इसको दोस्तों। बहुत पुरानी योजना है, संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। हुआ क्या था कि जो MPs होते हैं वो MPs अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सके, इसके लिए उनको विभिन्न प्रकार का कुछ फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। विभिन्न प्रकार के फंड प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत उनको प्रतिवर्ष लगभग 2 किस्त दी जाती है। उनको प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये के हिसाब से 2 फंड दिए जाएंगे। उनको 5 करोड़ रुपये अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए ये फंड मिलता है, ताकि वो अपने एरिया का अच्छे से डेवलप कर सके। क्योंकि हर किसी जो MP होता है वो अलग अलग क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता है, हर क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, अलग अलग समस्याएं होती है, तो उसी आधार पर वो अपना क्षेत्रीय आधार पर डेवलप कर सके। इसीलिए इस स्कीम को लाया गया था 1993 के अंतर्गत दोस्तों। हाल में करंट में क्या रही है, हाल में करंट इसलिए वित्त मंत्रालय ने संसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना से संबंधित, यानी कि इस योजना से संबंधित एक नियम चेंज किया छोटा सा। और नियम यह है कि इसके अंतर्गत जो फंड होता था उसका आवंटन और कुशल को सुनिश्चित करने के लिए बोला गया कि अब फंड MPLAD की निधि पर जमा होने वाले ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। वो क्या रहता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि फंड है और उस फंड का कई बार यूज नहीं करते, तो इससे इंटरेस्ट बनता है ना। तो इंटरेस्ट बनता है, तो इंटरेस्ट जो बनेगा, मतलब मान लो फंड तो अलॉट हो गया, यूज़ नहीं हुआ, तो जिस अथॉरिटी ने उसको स्टे रखा है उसने तो हो सकता है फंड यूज किया हो, तो वो उस पर इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट को पहले क्या करते थे, पहले जो इंटरेस्ट आता था वो इसी MPLAD में आता था, इसी MPLAD में वापस जाके जमा हो जाता था। अब वित्त मंत्रालय ने बोला नहीं, वो MPLAD में नहीं, वो भारत की संचित निधि में आकर के जमा होगा। वो इंटरेस्ट ध्यान रखना, इंटरेस्ट यानी कि MPLAD फंड से होने वाला इंटरेस्ट जो पहले MPLAD में ही आके जमा होता था, उसको चेंज कर दिया गया है। अब वो इंटरेस्ट है MPLAD पर, वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगा। ये चीज़ इसके लिए अभी की गई है, ठीक है। और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि निधियों का समयबद्ध आवंटन और कुशल उपयोग। क्योंकि वो क्या रहा था कि जो फंड, तो मान लो कोई फंड है और फंड MPLAD
डी स्कीम है, इसमें ज़्यादा था। और जब कोई इसका ये यूज नहीं कर पाते तो फंड पे इंटरेस्ट आता था और वो भी इसी में जमा हो रहा था। तो वित्त मंत्रालय ने बोला यार इस फंड का पैसा यूज हो ही नहीं था ज़्यादा, इससे अच्छा है कि इंटरेस्ट को कम से कम संचित निधि में वापस ले लें ताकि उसका यूज हो सके, इसलिए ये चेंज किया गया। अब हम सबसे पहले, ये तो थोड़ा हाईलाइटेड करंट का पॉइंट था, अब हम देखेंगे MPLAD स्कीम क्या मतलब क्या है, कैसे लाया गया। तो दोस्तों इस स्कीम को मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि इस स्कीम का उद्देश्य था कि नेशनल प्रायोरिटी के आधार पर जैसे हमारी किसी एरिया की बेसिक जो आवश्यकताएं होती है, बेसिक नीड्स होती है, जैसे पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि का लोकल लेवल, मैंने बोला लोकल लेवल पर, ध्यान रखना लोकल लेवल पर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उसका निर्माण करें। इसके लिए संसद के सदस्यों को सक्षम बनाया जाए। भाई संसद के सदस्यों को इतना तो फंड दिया जाए जो लोकल एरिया का अपने अपने स्तर पर डेवलपमेंट कर सकें। दोस्तों MPLAD फंड इनकी संसदीय फंड से बिल्कुल अलग होता है। वो फंड तो उनका पूरा संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए आता है। ये वहाँ स्पेशल एरिया जो होते हैं, पिछड़े एरिया होते हैं अपने संसदीय क्षेत्र का, उनका विकास के लिए ये फंड आता है। तो इसका उद्देश्य ये था कि स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसको देख रेख करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। UPSC 2020 में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इसी स्कीम से, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। और उसमें एक स्टेटमेंट ये था कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जारी किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि जिला स्तर पर इस योजना को समग्र पर्यवेक्षण करने के लिए जिला अथॉरिटी जिम्मेदार है। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लोकल लेवल पर डेवलपमेंट करना है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ज़्यादा पता होता है। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो पंचायत अथॉरिटी है और नीचे की अथॉरिटी है उसके साथ जुड़ी होती है। तो चूंकि इस पैसे का मिसयूज ना हो, इसलिए ये पैसा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दे दिया गया है कि भाई आपके पास पैसा आएगा, है ना, लेकिन आएगा किससे, MPLAD फंड से। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो कम से कम ये बोलेगा कि 10% जो कार्य होंगे MPLAD स्कीम के अंतर्गत जो कार्य होंगे उनका इंस्पेक्शन करेगी, उनका विजिट करेगी, क्या सच में कार्य हुए या नहीं है। कम से कम 10 कार्य, ज़्यादा कर सकती है 100% का कर सकती है, लेकिन मिनिमम उसको 10% तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब फिर से इस निधि से सीधा, चला ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पैसा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के और डिस्ट्रिक्ट DM होते हैं उनके फंड में जाता है डायरेक्ट पैसा। इस पैसे को कभी लैप्स नहीं होता। आपको पता है कि जैसे किसी कंपनी, किसी सरकारी विभाग को अगर 1 मार्च को पैसा मिला है तो 1 अप्रैल को पैसा मिला है तो 31 मार्च उसी फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा यूज होना चाहिए, अदरवाइज वो लैप्स होता है। तो इसमें ये कहा गया कि ये पैसा हालांकि उस पर कभी भी लैप्स नहीं होगा। अगर इस बार यूज नहीं हुआ तो अगली बार उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ की 2 किस्त दी जाती है। प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ की 2 किस्त इसमें दी जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर मान लो कोई MPLAD राशि में बोला गया कि अगर कम से कम कोई क्षेत्र अगर SC वाला है, कोई ऐसा MPLAD मतलब MP का कोई एरिया जहाँ कम से कम 15% पॉपुलेशन उसकी रह रही हो, किसकी, SC की, या 7.5% किसकी रह रही हो अगर ST की, तो लगभग अगर ST और SC की अगर जनसंख्या है तो उन पर खोला गया कि 15% है खर्च SC पे होना चाहिए और 7.5% खर्च है वो कम से कम ST वाले एरिया में होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का डेवलपमेंट इस पर सेंटर था। दूसरा, अगर गंभीर अपराध हो गए, गंभीर प्राकृतिक आपदा हो गई, अगर कोई डिजास्टर आ गई, मान लें किसी MPLAD के एरिया में जो MP है उसके एरिया में सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो ऐसी स्थिति में 1 करोड़ रुपये, अधिकतम 1 करोड़ रुपये के लिए भी वो खर्च कर सकता है और उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। और कोई आपदा गंभीर है या नहीं है इसका डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो इसके अलावा विकासात्मक कार्यक्रमों में ये खर्च किया जाएगा। प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक सांसद एक प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है इसमें कि कौन सबसे ज़्यादा खर्च करेगा, कौन सबसे ज़्यादा यूज करेगा, उसके आधार पर इनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अब मान लो खर्च कहाँ का होगा, अगर मान लो कोई लोकसभा का सदस्य है उसको भी फंड मिलता है, राज्यसभा का सदस्य है उसको भी फंड मिलता है तो हर पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, कोई भी हो। तो इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा का सदस्य ऑब्वियसली वो तो अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत ही खर्च करेगा, उसकी तो अपनी कंस्टिट्यूंसी होती है।
राज्यसभा का सदस्य है उसका तो कोई कंस्टिट्यूंसी होती नहीं है, तो इसलिए राज्यसभा का सदस्य है वो एक जहाँ से चुना गया, ध्यान रखना जिस जगह से चुना गया, जैसे यूपी का अगर राज्यसभा का सदस्य है, एमपी का राज्यसभा का सदस्य है, तो यूपी या एमपी में ही वो एक से अधिक जिलों में अपनी सिफारिश कर सकता है, अपने पैसे को खर्च कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहीं से स्टेटमेंट प्री के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा संसद के किसी निर्वाचित सदस्य को यूनियन टेरिटरी के बाहर राज्य के भीतर परंतु उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर दोनों में एमपीएलडी योजना का अनुभव होती है तो अधिकतम 25 लाख रुपए की संस्तुति कर सकते हैं। मान लें कोई भी सदस्य वो चाहता है कि मैं बाहर भी खर्च करना चाहता हूँ, तो वो 25 लाख रुपए तक अपने कंस्टिट्यूएंसी से बाहर भी खर्च कर सकता है। और इसके अलावा लोकसभा या राज्यसभा का अगर मनोनीत सदस्यों की बात करें तो वो अपनी इच्छा से कहीं पर भी, ध्यान रखना, जैसे राज्य होता क्या है, जैसे एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य, इसके निर्वाचित सदस्य। अब ऐसे निर्वाचित सदस्य तो मान लो ऑब्वियसली इनकी कंस्टिट्यूएंसी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे जयपुर का होगा तो जयपुर इसकी लोकसभा क्षेत्र होगा। राज्यसभा की कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं होती, इसका पूरा राज्य होता है, ये किसी राज्य का रिप्रेजेंटेशन करता है। और मनोनीत सदस्य हैं वो ना तो किसी राज्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना ही किसी उसकी कंस्टिट्यूंसी होती है। तो मनोनीत सदस्य अपनी इच्छा से किसी भी राज्य में 1 या 2 जिलों में वो पैसा खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य जिस राज्य से चुन करके आए हैं उसी राज्य के 1 या 2 जिलों में खर्च कर सकते हैं। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए हैं उस लोकसभा क्षेत्र में अपना खर्च करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है इनमें। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी इस स्कीम के बारे में थी। इसमें प्री के स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं और स्टेटमेंट बनते हैं डायरेक्ट, ये लाइन आपको दी गई है यहीं से स्टेटमेंट बनेगा, तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से ध्यान रखें कि इसके क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ से कौन कौन किस किस में से पास करता है, ये प्री के क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। और योजना 1993 में हुआ और एक नया चेंज किया गया, इसको भी स्टेटमेंट में लाया जा सकता है, इसलिए दोस्तों इस स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ें। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगर इसकी बात करें तो ये पहले योजना तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगले 5 साल 2026 तक इस योजना को जारी रखने की बात की गई है और इसके लिए सरकार ने लगभग 13,500 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई है। आखिरकार ये योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? सब इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जनरेशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस किया जाएगा। 2008 में जब मंदी आई उसके बाद भारत में जो ग्रोथ रेट देखी गई थी, ग्रोथ रेट तो हो रही लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो इसी उद्देश्य से कि एम्प्लॉयमेंट रोजगार सृजन के लिए ये योजना लाई गई थी ताकि ये किया जा सके। ठीक है ना, रोजगार सृजन किया जा सके इसके लिए योजना लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था ये देखते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि अगर कोई गैर कृषि कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, मतलब जिनका कृषि है वो तो कर रहे हैं लेकिन जिनका कोई रोजगार के अवसर नहीं है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजन करना, यानी कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे जैसे कोई सेल्फ लेवल पर रोजगार जनरेट कर सके, या हम ऐसे प्रोजेक्टों को डेवलप करेंगे, ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे जिससे उनको रोजगार मिल सके। और इसी स्तर पर जितने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा हैं उनको ये अवसर दिए जाने की बात की जा रही है और बेसिकली इन पे फोकस किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और देश के पारंपरिक और भावी कारीगर जो हैं उनको चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उनको सस्टेनेबल यानी कि रोजगार ऐसा हो नहीं कि डेली वेजेस नहीं होना चाहिए, रोजगार ऐसा हो जो स्थायी हो, जो उनके योग्यता के अकॉर्डिंग हो और जिसमें सैलरी वगैरह है वो भी उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग मिले इसके लिए। और उनको इसके अलावा जो भी लेबर्स होंगे उसकी स्किल को भी डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे कई उद्देश्यों के आधार पर ये योजना 2008 में शुरू की गई थी। 2008 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना नामक 2 योजनाओं को पहले 2 योजना चल रही थी, एक थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों योजनाओं को विलय किया और नई योजना चलाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया। और इसको चलाने वाली संस्था है वो सूक्ष्म लघु मध्यम MSME मिनिस्ट्री है और केंद्र प्रायोजित योजना है। और इस योजना में एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी, यानी कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी का मतलब ये है कि इसमें लोगों को हम क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, लोन की फैसिलिटी देंगे
ताकि या तो स्किल होकर के किसी दूसरी कंपनी में काम करने लग जाए या स्किल होकर के खुद अपने लेवल पे ही काम करने लग जाए, जिससे सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन हो। इस योजना के अंतर्गत कहा कि परिवार में केवल एक व्यक्ति को कम से कम वित्तीय सहायता देंगे, फाइनेंशियल सहायता देंगे, ताकि उसको कम से कम रोजगार मिल जाए। और इस योजना में ये हुआ कि कोई नई इकाई, नई कोई इंडस्ट्री, नई छोटी एमएसएमई खुल रही है तो उसको भी हम सहायता देंगे, लोन की सुविधा देंगे, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देंगे ताकि वो अच्छा काम कर सके। लेकिन किसको मिलेगी? तो देखो, सबसे पहले है कि कोई व्यक्ति कोई भी ले सकता है जो 18 वर्ष से अधिक हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसमें सरकारी समितियां भी योजना का फायदा ले सकती है। और वो सोसाइटी जो 1860 के एक्ट में पंजीकृत है, वो सोसाइटी इसका फायदा ले सकती है। और इसमें न्यूनतम जो एजुकेशन है वो 8वीं क्लास थी, यानी कोई व्यक्ति जो 18 साल का हो, 8वीं क्लास वो ले सकता है, या कोई कंपनी जो 1860 का सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हो, वो कोई भी इसकी पात्रता के अंतर्गत आ सकते हैं। और ये चीज़ आप एक बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इसकी एलिजिबिलिटी है इसको लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसकी लाभ की बात करें तो इसका लाभ भी हुआ है। नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए इसमें 50 लाख रुपए तक और नई सेवा के लिए 20 लाख रुपए तक आपात ऋण प्राप्त कर सकते हो। आपको दो चीज़, अगर कोई नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो तो 50 लाख रुपए तक, और अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो आप, जैसे कोई सर्विस स्टार्ट कर रहे हो, है ना, उसमें आपको 20 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। सरकार इसमें सब्सिडी देती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो जनरल के लिए 25%, विशेष श्रेणी के लिए 35%, और जिसमें मतलब ST SC है इनके सबके लिए मुख्य रूप से 35% तक इसमें सरकार इंटरेस्ट पे सब्सिडी देती है। शहरी क्षेत्र में बात करें तो जनरल के लिए 15%। इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि सरकार क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसकी ये ज़्यादा नहीं, इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो नोडल एजेंसी है, हालांकि मिनिस्ट्री का आपको पता है MSME मिनिस्ट्री है, लेकिन जो एजेंसी जो इसको ध्यान रखती है वो है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ये कमीशन है, ये कमीशन मुख्य रूप से इसकी पूरी निगरानी रखता है। सरकारी सब्सिडी इसके द्वारा चिन्हित की जाती है, कौन कौन से बैंकों से क्या क्या लाभ प्राप्त करेंगे। राज्य स्तर पर अगर बात करें हम तो राज्य खादी ग्रामोद्योग, जिला उद्योग केंद्र, ये मुख्य रूप से ये एजेंसियाँ है, ये इसमें काम करती हैं। इसकी एक फंड करें, अगर फंड की बात 30-40% के आधार पर, इसमें क्या है कि अगर राज्य स्तर पर हम इसकी देखें तो इसमें फंडिंग अलग अलग लेवल पर होती है। जैसे 30% अगर कोई फंडिंग में सब्सिडी होगी, 30% सब्सिडी देगा राज्य KBIC निदेशालय, 30% देगा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, और 40% देगा जिला उद्योग केंद्र। ये एजेंसियाँ हैं 30-30 के अनुपात में, ये एजेंसियाँ कार्य एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाता है। मतलब इनको इतना भार सौंपा गया है कि अगर आपको इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इतनी हिस्सेदारी इसकी, इतनी हिस्सेदारी दी, तो अनुपात में इन राज्य स्तर पर इसकी एजेंसियां सौंपी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर स्तर पर तो एक ही है, डायरेक्ट खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। स्टेट लेवल पर 3 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें राज्य KBIC निदेशालय, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र। तो ये चीज़ ध्यान रखना कौन कौन सी इसमें नोडल एजेंसियाँ 2 लेवल पर है, एक है स्टेट लेवल पर, एक है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। एक इसका थोड़ा सा अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इसकी सफलता देखने को मिली है, कुछ आधार पर इसकी कुछ अच्छा काम इसकी वजह से हुआ है। क्योंकि कई बार कोई योजना आती है तो बहुत पुरानी योजना है तो इसका मूल्यांकन पूछ सकते हैं, इसका मूल्यांकन कीजिए कि योजना कितनी सफल रही है या नहीं रही। तो दोस्तों योजना काफ़ी हद तक सफल रही। इसने अब तक लगभग 64 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु लगभग 7.8 लाख जो माइक्रो उद्यम है उनको लगभग 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है इसने। तो 64 लाख जो लोगों को रोजगार देने के लिए तो काफ़ी अच्छा काम किया है। और उसमें जो इसमें एक आ गया 80% इसमें जो इकाइयाँ हुई है, जो नई फैक्ट्री मतलब नई MSME लगी वो ग्रामीण क्षेत्रों में और स्पेशली ST SC और महिलाओं के लिए। तो समावेशी विकास, सामाजिक विकास में ये योजना काफ़ी हेल्प हो रही है दोस्तों। तो इसलिए ये इसके फैक्ट लिख लेना स्पेशली मेंस के लिए कि क्या ये योजना ने कुछ काम किया है या नहीं किया। तो आप दिखा सकते हैं कि इस योजना ने अब तक लगभग 64,000 लोगों को रोजगार देने के लिए 20,000 करोड़ तक की सब्सिडी दी है, और जिसमें 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्र में और उसमें 50% फायदा ST SC और महिलाओं को है, ठीक। इसके अलावा 3 योजना है दोस्तों, ये पेंशन से जुड़ी हुई योजना है और इन तीनों योजनाओं ने लगभग 7 साल पूरा कर लिया है। सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई योजना है, तो इसलिए क्योंकि 7 साल पूरा कर लिया है तो हो सकता है इनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन या जानकारी पूछ सकते हैं। तो 3 योजना है, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक है अटल पेंशन योजना। तीनों योजना है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा से जुड़ी हुई है,
जो आपको आपातकालीन या कुछ गलत घटित हो जाने की स्थिति में आपकी सहायता कर सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिले, उन्हीं उद्देश्यों से योजनाएं चलाई गई थी। अगर उद्देश्य की बात करें हम सबसे पहले, तो देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक केंद्रीय प्रायोजित पेंशन योजना है। ध्यान रखना, केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है और 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष होता है। ये हर साल इसका दुर्घटना है, जैसे एक EMI लेंगे 1 साल तक वेरीफाई रहेगी, फिर नेक्स्ट में फिर रिन्यू करनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी। तो हर साल इसकी प्रीमियम है वो जमा होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। और किसी भी कारण से यदि आपकी मौत या विकलांगता हो जाती है तो आपको पूरा कवरेज मिलता है। ध्यान रखना, किसी भी कारण से। और यह बीमा कवर जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है वो इसको देख रेख करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है, जिसमें एक्सीडेंट भी आती है, उसकी वजह से मौत या कुछ भी जो होने वाली चीज़ें हैं वो आती है। इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत, ध्यान रखना, पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अब कंपेयर करते हैं इसको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इसमें क्या है, केवल 12 रुपये प्रति अतिरिक्त 12 रुपये की प्रीमियम देकर के आप बीमा है उस बीमा के कवर के अंतर शामिल नहीं है कि आबादी को सम्मिलित करने के लिए। मान लें कोई लोग जो इसमें नहीं आता वो इसका फ़ायदा ले सकता है, इनका कहने का मतलब ये है। और यह बीमा सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य कंपनियों के द्वारा संचालित किया जाता है। ध्यान रखना, सुरक्षा बीमा योजना है ये सभी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनके द्वारा किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन योजना है इसको LIC के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना है, ये भी केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है और इसके अंतर्गत 60%, ध्यान रखना, 60% आयु के बाद ही निश्चित रूप से मासिक पेंशन। इसमें क्या होता है, इस योजना के बारे में एक योजना के बारे में हम बताएंगे। अभी इनका उद्देश्य है कि जो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना में क्या है कि आप लगभग 18 से लेकर के और 40 वर्ष तक इसमें एलिजिबल हो। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएगा और वह व्यक्ति 60 साल तक इसमें क्या है कि कुछ निश्चित अमाउंट है, उसको जितना वो अमाउंट डालेगा वो अमाउंट उसमें डालता रहेगा और जैसे ही 60 वर्ष का होगा उसके बाद उसी अमाउंट में से उसको पैसा मिल जाएगा। ये इसकी मेन बेसिकली थीम है। ठीक है। तो पेंशन योजना है जो 60 साल के बाद उस व्यक्ति को पेंशन देगी, ताकि व्यक्ति इसे स्वावलंबन योजना के स्थान पर लाया गया है। लेकिन इसका देखरेख कौन करता है, तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के द्वारा इसका वो किया जाता है। और ये NPS की तरह ही है, NPS गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए होती है ना, जबकि ये और इसको अन्य व्यक्ति कर सकते हैं जिनका NPS नहीं है, वो अटल पेंशन योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी देखें तो एक एक को देख लेते हैं। हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में बेसिकली ये चीज़ आपको पता होगी। अब पात्रता देखें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 18 से 50 वर्ष आयु का, चाहे वो NRI भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। नवीनीकरण करने के लिए 50 वर्ष की आयु का होना उसको पहले, और कवरेज उसका 55 तक प्राप्त हो सकता है। अगर मान लो 50 वर्ष का है कोई, तो वो अगर प्रीमियम भरतेगा तो 55 वर्ष तक उसको फायदा मिल सकता है। अगर सेविंग अकाउंट है, ऑटो डेबिट हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप इसको पैसा जमा करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के माध्यम से, UPI के माध्यम से किसी प्रकार से पैसा जमा हो जाता है। इसके अलावा इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता है कि जब इसमें आप पैसे जमा कराते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाता है, चाहे आपकी मौत किसी भी कारण से हो। और इसकी प्रीमियम देखें अगर 1 साल में आपको 330 रुपये देने होते हैं। और योजना में शामिल होने के प्रथम 45 दिनों के बाद ही आपको, ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रीमियम जमा कराई तो कल ही आपको फायदा मिल जाए, लगभग 45 दिन के बाद इसका फायदा स्टार्ट होता है। तो कुछ नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इसमें आपकी प्रीमियम राशि 330 होती है। ये आपको एक्सीडेंट या वो कवर है वो करती है, पर प्रीमियम हर साल इसमें भरनी पड़ती है और उसमें 2 लाख रुपए तक का आपको कवर मिल जाता है। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की बात करें तो ऑब्वियसली डाकघरों में ये चीज़ें, पोस्ट ऑफिस या डाकघरों में ये चीज़ें उपलब्ध है। आप वहाँ के माध्यम से अपना अकाउंट खुलवा करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें वार्षिक प्रीमियम के आधार पर इसमें भुगतान किया जाता है। दुर्घटना होने की वजह से 2 लाख रुपये तक का कवर हो जाता है। स्थायी आंशिक दिव्यांग का हो जाता है 1 लाख रुपये और उसमें आपको 12 रुपये प्रीमियम देनी पड़ती है। ध्यान रखना, हर सदस्य को 12 रुपये। तो सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये देना पड़ता है, जीवन ज्योति योजना में 30 रुपये योजना देना पड़ता है। ये योजना है काफ़ी अच्छी है इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए। तो उन्हीं उद्देश्यों के लिए कि ताकि जो समाज के कमजोर वर्ग है जिनकी पहुंच नहीं है, इसलिए इन योजनाओं को ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका फायदा उठाया जा सके। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 18 से 40
की उम्र का कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। आप किसी प्रकार का कोई आपका ध्यान रखना, यानी कोई अकाउंट आप बैंक अकाउंट है लेकिन अन्य किसी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना, आपको अदर किसी सामाजिक सुरक्षा का फायदा नहीं मिल रहा हो, वो व्यक्ति को ये लाभ उठा सकता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि किसी को एनपीएस मिल रहा है, किसी को अदर पेंशन सुविधा मिल रही है तो वो नहीं हो सकता इसमें शामिल। इसमें वो व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की पेंशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा, उसको इसमें शामिल होने के लिए योग्य माना गया है। पहले इसमें स्वावलंबन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सभी सदस्य स्वतः ही ऑब्वियसली जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो अटल पेंशन योजना में स्थित, यानी कि मतलब कहने का मतलब यह है कि नेशनल पेंशन स्कीम है वो तो मिल रही है गवर्नमेंट को या प्रोफेशनल होते हैं उनको, और अदर व्यक्तियों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो वो बेसिक ध्यान रखना 18 से 40 वर्ष की एज, और कोई भी व्यक्ति जिसको अन्य किसी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा वो इसमें शामिल हो सकता है। इसमें यह कि 60 वर्ष तक आप 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह, 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की आपको पेंशन की गारंटी दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कितना जमा करवाते हैं, उसी के आधार पर मिलते हैं। और अगर मान लो कि जिसने ये स्कीम ली है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई नॉमिनी शेष अवधि के लिए जब तक कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण न करें तो सबका, जैसे मान लो किसी, इसमें कहने का मतलब है कोई एक्स व्यक्ति है, उसने पेंशन चलवाई अपनी, वो 18 से मतलब 40 साल में 30 साल में उसने ये डेली इस स्कीम के अंतर्गत अपना पैसा लगा रहा है। अचानक 55 साल की उम्र में इस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो अब ऐसी स्थिति में अगर इसका जो नॉमिनी है या इसका कोई परिवार का सदस्य है वो चाहता है कि इसकी स्कीम को कंटिन्यू रखें, तो वो इसमें कंटिन्यू पैसे जमा करवा सकता है। 60 साल के बाद उसको इसका फायदा मिल जाएगा नॉमिनी को। ठीक है। जीवन साथी, अगर मान लो उसका जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, जीवन साथी की मृत्यु के बाद मूल सरकार नामांकन किसी, अब नॉमिनी अगर इस पेंशन, तो ऑब्वियसली अगर जीवन साथी भी मर जाए तो जो नॉमिनी होता है उसको पैसे वापस दिए जाते हैं इसमें। और इस योजना के अंतर्गत जो एनपीएस के लिए जो छूट है टैक्स को लेकर के, वो इस योजना में टैक्स को लेकर के छूट मिलती है, और केंद्र सरकार इसमें योगदान देती है। जैसे अगर कोई आपने पेंशन लिए, आप अगर 10,000 रुपये जमा करवाते हैं तो केंद्र सरकार आपकी ओर से भी पैसा उतना ही जमा करवाती है, जितना आपके अकाउंट से कटते हैं उतना ही केंद्र सरकार आपको देती है। और अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। क्यों? ऑब्वियसली 20 वर्ष इसलिए क्योंकि अधिकतम आप 40 साल की एज में ले सकते हो और 60 साल की एज तक जमा करवा सकते हो, इसलिए मिनिमम आपको कम से कम 20 साल तक तो इसमें पैसा देने होगा। 4 करोड़ से अधिक लोग इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है ना, ये इनका डेटा है। इसमें लगभग 22.76 करोड़ ले चुके हैं और इसमें 78.37 करोड़, क्योंकि इस डेटा को जरूर याद रखना क्योंकि इनको 7 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों, और 7 वर्ष के बाद क्वेश्चन आपको मूल्यांकन के लिए पूछ सकता है। अब क्वेश्चन आपसे हो सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है कि कितना सफल रही है, कितने लोगों को फायदा हुआ है, तो वहाँ ये डेटा आपको काम आ सकता है। इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जगह जो इसमें ऊपर अब तक हमने मैगजीन पढ़ी है उसमें ये जगह हाईलाइटेड रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये मार्तंड सूर्य मंदिर की वजह से, जिसमें पहली बार शुभ नवग्रह अष्टमंगल पूजा की गई है 1990 के बाद, क्योंकि 1990 में जो वहाँ अलगाववादी घटनाएं हुई और जो ब्राह्मण पंडित हैं उनको वापस भेजा गया था, मतलब वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। अब दोबारा उन पंडितों को, मतलब कश्मीरी पंडित हैं उनको वापसी की गई है, तो उन्हीं के द्वारा ये मंदिर खोला गया, इस पर पूजा की गई। राजस्थान इसलिए हाईलाइट रहा, हमने ये करंट में पढ़ा ही था कि राजस्थान में देश का प्रथम राज्य बन गया जहाँ 10 गीगावाट की संचय करने वाला ऊर्जा सोलर तंत्र है वो हमने डेवलप किया है। और राजस्थान का एक रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसलिए राजस्थान में ये चीज़ें हाईलाइटेड रही। एमपी पहला 7 स्मार्ट शहर है, ध्यान रखना, पहले 7 स्मार्ट शहरों की सूची में भोपाल इंदौर को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में कनेरी गुफाएं हैं, कनेरी गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र फिर चीनी उत्पादक राज्य बन गया। ये हमने पढ़े थे, ये सारी चीज़ समरी की गई है इन्होंने कि कौन कौन से राज्य में क्या क्या चीज़ें फेमस आई, ताकि आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रह सके। तमिलनाडु में हाल ही में हमने देखा था कल्चर वाले पार्ट में मयिला दम्परई नई खोज की गई है और यहाँ लगभग लोहे के चिन्ह मिले हैं, तो इसलिए लोहा युग है उसको कहीं ना कहीं रीडिफाइन वाला टाइम आ चुका है। अब लगभग 2200 BC में ही लोहा युग की शुरुआत हो चुकी, ये कार्बन डेटिंग पद्धति से हमें पता लगा है। और इसके अलावा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज दिसंबर माह के अंत तक इसमें तैयार हो जाएगा, और ये कहाँ पर है? ध्यान रखना, तमिलनाडु में। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में कुछ पुराने दुर्लभ अवशेष मिले हैं, लगभग 3.5 करोड़ के वर्ष पूर्ण के हैं,
बिहार की अगर बात करें तो बिहार पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रहे हैं बिहार में। पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल, ये हमने बायोएथेनॉल में पढ़ा था, उसमें इसको अच्छे से पढ़ा था। अरुणाचल में आपको पता है कि नेचू फू सुरंग का वो है, खनन कार्य समापन करने के लिए विस्फोट किया गया था। तो ध्यान रखना कहाँ कौन सी सुरंग है, नेची फू सुरंग। नेची फू सुरंग कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये प्री के फैक्ट है, कहीं से भी स्टेटमेंट उठ के आ जाते हैं तो इनको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना पड़ता है, इसीलिए इसको बनाया गया था। ठीक है ना। इसके अलावा अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार समूह में गैस संसद संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दिए कि अब वहाँ ये काम हम कर सकते हैं बेसिकली, इसलिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों को सामुदायिक वन संसाधन के रूप में मान्यता दे दी है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, और यहाँ पर सामुदायिक छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी। ये हमने जब पर्यावरण पढ़ा था उसमें ये अच्छे से पढ़ा है कि उनको किस तरीके से दी गई है, क्या इसका महत्व होता है। ठीक है ना। तेलंगाना मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्रों से युक्त एक प्राग ऐतिहासिक शैलाकृत जो महापाषाण काल की समाधियों और सूक्ष्म पोषण पाए गए, ये तेलंगाना में पाए गए, इसलिए तेलंगाना हाईलाइटेड रहा है। इसके अलावा वैश्विक जगह जहाँ पर कुछ घटनाएं हुई उसकी वजह से वो हाईलाइटेड रही। स्वीडन क्यों रहा, क्योंकि स्वीडन हाल ही में स्वीडन ने नाटो में अपनी सदस्यता, अभी स्वीडन नाटो का सदस्य नहीं है, उसने नाटो में अपनी सदस्यता शामिल करने के लिए कुछ एप्लीकेशन किया है कि वो हम शामिल होना चाहते हैं। नॉर्डिक देशों की बात करें तो कोपेनहेगन को ने हाल ही भारत में और जो नॉर्डिक देशों के साथ शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हमने ईयर में पढ़ा था। जर्मनी की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच में ग्रीन डील हुई है $10.5 अरब की। ठीक है नहीं, रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के इटली के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र न्यायालय में दायर याचिका की, कुछ मामला चल रहा है इनका उसको लेकर के। जमैका राष्ट्रपति कोविंद जमैका की यात्रा बनने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। अभी तक हमने जमैका कोई राष्ट्रपति द्वारा यात्रा नहीं की गई थी, तो रामनाथ कोविंद गए थे। इजराइल की बात करें तो इजराइल में जो वेस्ट बैंक है इसको देख लेना। वेस्ट बैंक जो इजराइल का पश्चिमी हिस्सा है दोस्तों, सॉरी इजराइल का पूर्वी हिस्सा है, लेकिन वेस्ट बैंक के रूप में कहा जाता है क्योंकि जो नदी है उसके पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए। ब्राज़ील में ये नई वो ये ताज़े पानी की झील है, उसको लेकर के बात की जा रही है। पेंटानल इसमें नष्ट होने का खतरा है। इसके अलावा कोटे डी आइवर एक देश है, यहाँ पर क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जो मैंने बताया था इसको पढ़ा है, संयुक्त राष्ट्र जो संगठन का जो मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय UNCCD उसका 15वां सत्र यहाँ पर आयोजित हुआ है। इन देशों की एक बार दोस्तों राजधानी जरूर देख लेना। मोजाम्बिक, तो भारत और मोजाम्बिक ने आतंकरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, इसलिए हाईलाइटेड है। इसके अलावा ला रीयूनियन द्वीप, देखो ये छोटे छोटे जगह हैं, इन जगह को याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहीं से मैपिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगहों के क्वेश्चन 2 से 3 आप चाहे स्टेट PCS हो चाहे UPSC दो, प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको एक बार जरूर देखते रहना। अगर हम बात करें ला रीयूनियन द्वीप, तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने इस द्वीप पर क्या किया है, हाल ही में जो गश्त अभियान चलाए। और इस यूनियन पर आपको जैसा कि पता है कि ला रीयूनियन द्वीप से ये फ्रांसीसी क्षेत्र में आता है, अभी भी फ्रांसीसी इस पर कंट्रोल है। फिलीपींस की बात करें तो बोगबोस मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने। जापान की बात करें, जापान चीनी नौसैनिक पोत है, ये पोर्ट है मियाको जल संधि से, मियाको जल संधि ये चीन और जापान के बीच में है। इस जल संधि की बात करें तो ये जल संधि मुख्य रूप से मियाको द्वीप को अलग करती है जापान के ओकिनावा के द्वीप से। तो इस जल संधि के बारे में थोड़ा सा एक बार हो सकता है, कई बार पूछ सकते हैं कहाँ पर है, इतना ध्यान होना चाहिए कि ये जापान और चीन के वहाँ है, तो डेफिनेटली प्रशांत महासागर में होगी, पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा होगी उसमें। चीन 2022 में एशियाई खेलों को वर्ष 2023 में स्थगित कर दिया गया है चीन ने। जॉर्डन, भारत और जॉर्डन के द्वारा एक वैज्ञानिक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें भारत जॉर्डन को उर्वरक आपूर्ति करेगा भारत के द्वारा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। ये आपको डिस्प्यूट पता है, नागोर्नो और काराबाख, ये डिस्प्यूट चल रहा है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसलिए इस जगह को एक बार देख लेना कहाँ पर। फेमस व्यक्ति की अगर बात करें हम, कुछ पर्सनालिटीज़ है वो फेमस रही इस दौरान मई 2022 के अंतर्गत, तो विजन की मैगजीन उनको कवर किया है। इनसे भी क्वेश्चन आपको पता है UPSC हर बार एक स्टेट PCS में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है उसके बारे में, UPSC आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है, हर बार स्टेटमेंट मिलेगा। आप चाहे किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा कर देख लो, एक बार एक पर्सनालिटी पे प्री में क्वेश्चन जरूर दिया है। मेंस में भी क्वेश्चन कई बार देता है, लेकिन प्री में डेफिनेटली देता है। तो इसलिए आप देखते हैं
एक है जगत गुरु बसवेश्वर। अगर जगत गुरु बसवेश्वर की बात करें, इसे बासन वर्मा भी बोलते हैं। ये 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक थे। कब के? 12वीं शताब्दी के थे। और बीर साहब आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं और इसी के द्वारा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की गई थी। पाल कुरु की सोमनाथ द्वारा लिखित बसव पुराण में इनके जीवन काल, ध्यान रखना, बसव पुराण किसकी है? वो है पाल कुरु की सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है और जिसमें जगत गुरु बसवेश्वर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई है। जगत गुरु बसवेश्वर समानता और कठोर परिश्रम में विश्वास करते थे, यानी कि ओवैसी समाज में हम बात करते थे तो लिंग समानता, जाति उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, इन सभी की बात करते थे और इन्होंने अपने वचनों के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा किया, यानी कि जो भी चीज़ इसने बताई वो वचनों के माध्यम से बताई लिखित में। इन्होंने कलचुरी राजवंश के राजा बिज्जल के अधीन अपनी सेवाएं दी और अनुभव मंडप की स्थापना की। ये एक ऐसी सभा थी, एक मंडप बनाया जहाँ पर मुख्य रूप से क्या हुआ था कि सारे दार्शनिक आते थे, डिस्कशन करते थे और कुछ मुद्दों का समाधान भी करते थे। इसकी अगर बात करें, सबसे बड़ी बात इनका मूल्य यह है कि ये समतावाद के समर्थक थे। श्रम की गरिमा, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई काम करे, हर काम का अपना सम्मान है, हर काम का अपना मूल्य है और इसी आधार पर ये सामाजिक सुधार की बात करते थे, श्रम की गरिमा पर बल देते थे और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो पहले समय पर चली आ रही थी जिसमें भेदभाव था, उस पर इसने क्वेश्चन मार्क भी उठाए थे। तो कुल मिलाकर के इसका मेन थीम था कि समानता, श्रम की गरिमा पर फोकस थे और इनके बारे में ये यहाँ से स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसलिए इनको एक बार देख लेना। देवासायम पिल्लई, अगर हम बात करें देवासायम पिल्लई की बात करें तो ये वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई थी इसको। और इनका जन्म अगर बात करें तो 1712 कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था और संत की उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के पहले आम आदमी थे। एक चर्च से नॉर्मली संत की उपाधि, जो कैथोलिक चर्च से संत है उसको उपाधि उनके किसी पादरी को दी जाती है, लेकिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसको सामान्य आदमी को इस प्रकार की उपाधि मिली थी। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के दरबार में थे, ध्यान रखना। मार्तंड वर्मा के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा दिया है कि मार्तंड वर्मा काफ़ी एक तरह से बहुत ही उच्च विचारों के, या हम कह सकते हैं बहुत ही सुधारवादी तरीके के राजा थे। त्रावणकोर के शाही घराने में इसने अपनी सेवाएं दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस टाइम पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आए और ईसाई धर्म अपनाने के बाद पिल्लई ने लाजार्स नाम रख लिया, ईश्वर ही मेरी सहायता करेगा। इसका मतलब है ईश्वर ही मेरी सहायता करेगा। तो देवासायम पिल्लई के बारे में थोड़ा देखना। इनका विश्वास ये था कि मानव जाति है वो समानता और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करेगी, यानी समानता पर समर्थन करते थे और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने पर उन्होंने काम किया था। देवासायम पिल्लई। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे नाम है, जब आप प्री में आप क्वेश्चन देखोगे तो कई बार आपको हवा तक नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो इसलिए यही क्वेश्चन उठ के आते हैं वहाँ पर। श्री हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे थे। गढ़वाल ब्राह्मण परिवार से संबंध थे। 17 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में ये जुड़ गए थे और समाज के वंचित वर्गों के लिए इसने काम किया था। अपने पूरे जीवन में इसने डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट रखा। बालकृष्ण दोषी, भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने हाल ही में इसको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया है। रॉयल गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करें तो यह पुरस्कार मुख्य रूप से प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं और यह पुरस्कार वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर का ये पुरस्कार है जीवा, यह आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। आधुनिक वास्तुकार को अपनाते हुए इसने बढ़िया तरीके से अपने वास्तुशास्त्र को डेवलप किया, वास्तुकला को डेवलप किया, जिसके अंतर्गत इसने प्राचीन परंपरा संस्कृति को साथ साथ इसने आधुनिकता को भी समावेशन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्थानीय संस्कृति, परंपराएं, संसाधन इनको संभाले रखा और साथ साथ में इसमें आधुनिकता की चीज़ों को भी शामिल किया गया। इसलिए आधुनिक वास्तुकला, स्थापित कला के कुछ अग्रदूत हैं, उनमें से ये एक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे द्वारा विजन की मई मंथ की जो मैगजीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक पार्ट छोड़ा है हमने साइंस टैग का, तो हम साइंस टैग की जैसे बेसिक पढ़ेंगे उसी के साथ उसकी करंट तुरंत साथ में पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ मई मैगजीन खत्म हो चुकी है। अगला हम पढ़ेंगे जून को लेकर के और हम बहुत फास्टली उसको निकालेंगे। लगभग वीडियो में थोड़े वीडियो की लंबाई भी बढ़ाएंगे और कंटिन्यूटी के साथ उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस महा सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसमें आपको सारी चीज़ें एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाई जा रही है। जो बिगनर्स है
जो तरह से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। आंसर राइटिंग करेंगे, वीडियो देखेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फैक्ट डेवलप करेंगे। तो इसी उद्देश्य से ये चीज़ें चलाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसका पता होना चाहिए। तो इन्हीं उद्देश्यों की चीज़ों के आधार पर ये चीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है। आप इनको अच्छे से फॉलो करें, हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।